सो पहले का सब बढ़िया चल रहा होगा। आगे डिस्कस करते हैं। हमारा 7th लेक्चर है डीबीएमएस का। क्वेरीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेरीज जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और दो तरह की क्वेरीज होती हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको जानने से पहले प्री रिक्वेस्ट क्या है कि तुम्हें थोड़ा बहुत सेट थ्योरी पता होना चाहिए, जो तुमने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पता है तो अच्छी बात है, प्रेडिकेट लॉजिक या प्रेडिकेट कैलकुलस पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाउ टू रिट्रीव डेटा। हम डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे और व्हाट डेटा रिट्रीव फ्रॉम डीबी टेबल, और कौन सा डेटा रिट्रीव हो रहा है, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करा जाता है। ठीक है, और नॉन प्रोसीजर में क्या है, व्हाट डेटा रिट्रीव फ्रॉम डीबी टेबल। तो यहाँ पे कौन सा डेटा उठाया जा रहा है इसी पे बात होती है। यहाँ पे कैसे रिट्रीव करना है ये डिस्कस नहीं होता नॉन प्रोसीजर में। ठीक है, प्रोसीजर नहीं पता होता हमें, ऐसे कह सकते हैं। एग्जांपल देख लो, जो रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरीज होती हैं वो सब प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज होती हैं। और नॉन प्रोसीजर के अंदर आता है रिलेशनल कैलकुलस, जो यूज़ करता है एफओएल यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, पीसी यानी प्रेडिकेट कैलकुलस फार्मूलाज। ठीक है, ये सब यूज़ करता है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस के अंदर दो तरह के आते हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस टीआरसी, ये भी डिस्कस होगा। फिर आता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डीआरसी। तुमने टीआरसी का नाम पहले भी सुन रखा होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूएल क्वेरी क्लोज टू टीआरसी। ठीक है, टपल रिलेशनल कैलकुलस के एसक्यूएल क्वेरी जो है वो रिलेट करती है। फिर अगर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की बात करें तो क्वेरी बाय क्लोज टू एग्जाम्पल, क्वेरी बाय एग्जाम्पल। ठीक है, ये डीआरसी फॉर्मुलाज का यूज़ करती है। आजकल नेट है, तुम्हें पता है क्या सर्च करना है, अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। गेट के सिलेबस में क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा है जो हम डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल है वो भी डिस्कस करेंगे, और टीआरसी है थ्योरी बेस्ड। ठीक है, सिंपल क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड। तो हम आज शुरू करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा से। ठीक है, जो कि क्या है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। वो समझ में आ रहा होगा। तो कोई पूछे रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि फॉर्मुलेट होती है दो चीज़ों पे। एक तो हम कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे और क्या डेटा डीबी से निकलेगा, इन दोनों पे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा का एक चीज़ याद रखना, ये तो आगे है वैसे, रिजल्ट ऑलवेज डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड से। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा ना वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आएगा, यानी अलग अलग आएंगे, सिमिलर नहीं आ सकते। तो पहले बेसिक ऑपरेशन बात कर लेते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये पाई जैसे दिख रहा है, ये ऐसे कह सकते हैं कैपिटल पाई है ना, तो ये बड़ा वाला पाई है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ये है रीनेम, ये है सिग्मा, ये है सिलेक्शन। ठीक है, ये सिंबल्स याद रखना। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसे मल्टीप्लाई, यूनियन, और ये सेट डिफरेंस। जैसे सेट में पढ़ा था ना, ए माइनस बी, तो डिफरेंस जो होता है। अच्छी बात यह है कि ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी सिंगल टेबल पे लगते हैं, और ये है बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी दो टेबल्स की जरूरत पड़ती है। और ये बेसिक ऑपरेटर से ही आगे चल के डिराइव्ड ऑपरेशंस निकले हैं, जो कि है हमारा जॉइंस। ठीक है, जॉइन है, ये यूज़ करके बनाया क्रॉस प्रोडक्ट और सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को। इंटरसेक्शन यूजिंग सेट डिफरेंस, और डिवीजन यूजिंग क्रॉस प्रोजेक्शन और सेट डिफरेंस। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे कैसे डिराइव हो रहे हैं इससे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोजेक्शन आ जाता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा बढ़िया से। हाँ, तो प्रोजेक्शन में क्या है कि जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट का लिस्ट लिखा होगा आर, तो प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम आर। ठीक है, प्रोजेक्ट करता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आर में से। ठीक है, एक तो यहाँ एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल भी है नीचे, पहले सिलेक्शन और देख लो। यहाँ पे पी दे रखा है, मतलब रिट्रीव रिकॉर्ड्स ऑफ आर दोज आर जो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन पी को। ठीक है, सेलेक्ट करना यानी वही लोगों को सेलेक्ट करना जिनका सी जी पे 7.5 से ज़्यादा है प्लेसमेंट के लिए, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है, मान लो इसको हम कहते हैं बैग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लो रिपीटेशन हो रहा है। और मैंने तुम्हें क्या बोला कि रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं सिर्फ। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में दिखाया था वो। तो जब यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन पाई, यहाँ पे लिखा है बी और सी, रिलेशन आर में से हमें बी सी, ये क्या एट्रीब्यूट की लिस्ट है। तो प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फ्रॉम आर, तो बी और सी कॉलम उठा के यहाँ रख दो। समझ रहे हो, ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमने रख दी बी और सी, और उनकी वैल्यूज रख दी। और यहाँ पे 3 4 रिपीट हो रहा था, हमने 2 बार नहीं रखा क्योंकि डिस्टिंक्ट टपल्स आएंगे। रही बात इसकी, ये है सिलेक्शन कह रहा है कि जहाँ पे भी ए की वैल्यू 5 से ज़्यादा है रख दो। तो 4 तो नहीं रखेंगे, 8 है 5 से ज़्यादा तो 8 5 4 रख दिया, 7 है 5 से ज़्यादा तो 7 3 5 4। ठीक है, और 2 बार नहीं रखेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट टपल्स है। क्लियर होती है बात। क्वेश्चन कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है तुम्हें बस समझाने के लिए कि क्या प्रोजेक्शन कॉम्पिटेटिव है, क्या सिलेक्शन कॉम्पिटेटिव है। हाँ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। कॉम्पिटेटिव क्या होता है कि आगे पीछे कोई भी आ जाए, मतलब हम पहले ये जैसे हमने प्रोजेक्शन का ये चलाया लिस्ट 1, ठीक है, एट्रीब्यूट लिस्ट है। अब इसी को हमने आगे लिस्ट 2 को प्रोजेक्ट करा, क्या हम लिस्ट 1 को बाद में करेंगे, पहले लिस्ट 2 को प्रोजेक्ट कर देंगे। तो अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास रिलेशन ए बी सी डी दे रखा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट करें ए बी सी को रिलेशन में से, मतलब डी को नहीं कर रहे, सिर्फ ए बी सी कर रहे हैं। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें से सिर्फ ए बी प्रोजेक्ट करें। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसका उल्टा अगर करने की कोशिश करोगे ना, तो मतलब तुम प्रोजेक्ट ए बी कर रहे हो, मतलब तुमने एक बड़ी टेबल में से सिर्फ ए बी ही चुना है ना, और उसके बाद तुमने ए बी सी चुनने की कोशिश की, तो कैसे प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास बचा ही नहीं है, सी तो है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक्चुअल में यही जो लिखा हुआ है ये क्या है, इररिलेवेंट है। तो वी ऑलरेडी प्रोजेक्टेड ए बी, हमने एक बार ए बी प्रोजेक्ट कर दिया, तो देर इज नो सी इन द रिजल्ट। एक बार रिजल्ट ही नहीं है तो हम सी को कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो कम्यूटेटिव को काट दिया। वाइल अगर हम इसकी बात करें सिलेक्शन की, तो अगर तुम एक कंडीशन लगा रहे हो C1 कंडीशन, फिर बाद में C2 लगा रहे हो, पहले C2 लगा रहे हो फिर C1 लगा रहे हो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 इंटरसेक्शन C2 आर, है ना। इन दोनों कंडीशन जो कॉमन है। फॉर एग्जांपल तुमने पहले देखा कि दुनिया में जितने भी कॉलेज हैं उनमें किसने कंप्यूटर साइंस ले रखी है, तो स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस किसमें है। ठीक है, तो ये C1 हो गया। और उसके बाद हमने चेक करा कि इनमें से कौन से जो है वो IIT दिल्ली से हैं,
क्लियर। या उल्टा करते हैं कि पहले IIT दिल्ली चुन लो, उसमें कंप्यूटर साइंस चुन लो, बात एक ही तो है। अल्टीमेटली हमें कंप्यूटर साइंस के बच्चे मिलेंगे IIT दिल्ली से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि ये दोनों में कॉमन जो आएगा वही रिलेशन होगा। समझ में आया? इसका मतलब सेकंड इज द ऑप्शन, यानी हमारा सिलेक्शन इज कॉम्पिटेटिव वाइल प्रोजेक्शन इज नॉट। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते आते हैं, पहले से भी पता है तुम्हें कि ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एस। ध्यान रखना, पहले आर के एट्रीब्यूट्स मतलब पता है ना, जैसे ABC है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, तो पहले आर के एट्रीब्यूट्स लिखो, फिर एस के एट्रीब्यूट्स लिखो, एंड ईच रिकॉर्ड ऑफ आर पेयर विद एवरी रिकॉर्ड ऑफ एस, यानी हर आर का रिकॉर्ड जो होगा, यानी रिकॉर्ड को टपल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कभी टपल बोल रहा हूँ, कभी रिकॉर्ड, ये पहली वीडियो जाके देखना तो अगर कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। एंड ईच रिकॉर्ड ऑफ आर पेयर विद एवरी रिकॉर्ड ऑफ एस। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास आर जो है ये है, एक बार देख लो अच्छे से। तो आर हमें दे रखा है ये ABC, और हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, टपल्स हैं। अब एस है हमारे पास ये, ठीक है। अब आर क्रॉस एस जो होगा, पहले तो मैंने ABC लिखा एज इट इज़, एट्रीब्यूट्स लिख दो, उसके बाद एस के भी एट्रीब्यूट्स लिख दो, भले ही C 2 बार है, 2 बार लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ऐसा थोड़ी वैल्यू सेम है इसलिए। उसके बाद क्या करना है, 4 2 5 लिखा, 4 2 5 लिखा। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 5 7 5 7 8 7 5 7 7 8 5 7 7 8, है ना। यानी एक एट्रीब्यूट को तुम्हें एक टपल को तुम्हें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों के साथ मैच करवाना है। तो 4 2 5 2 बार लिखा, और एक बार 5 7 7 8, अगेन 6 5 8 6 5 8 2 बार, 5 7 7 8, ऐसे करके सब कुछ करा। तो एक चीज़ समझ में आती है कि x नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर होंगे हमारे R में, और y नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे अगर हमारे S में, तो x + y एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, है ना। 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है, समझ में आया? दूसरा कि अगर n डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, n डिस्टिंक्ट टपल्स हैं, यहाँ पे m डिस्टिंक्ट टपल्स हैं, तो टोटल टपल्स कितने हो जाएंगे, n इंटू m। देखो 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 6, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, तो 6 रोज दिख रही है हमारी, अगर हम एट्रीब्यूट्स को काउंट करें, है ना। तो इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह तो देख रखा होगा, मैथ्स में पढ़ा था हमने। अब देखो, रिलेशन R विद n डिस्टिंक्ट टपल्स, रिलेशन S विद 0 टपल्स। अगर ऐसा हो तो मान लो कि R रिलेशन है, उसमें n मतलब कितने भी हो सकते हैं, मगर S में कोई टपल है ही नहीं, एम्प्टी है, तो कितने टपल्स होंगे रिजल्ट में? क्वेश्चन पूछ रहे कितने टपल्स होंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे मान लो n की जगह 2 ही दे रखा है फिलहाल, यहाँ पे S में कुछ नहीं दे रखा, तो पहले तो हमारा एट्रीब्यूट क्या होंगे, A B BC, 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। मगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है ना। क्या तुम ऐसे कह लो कि यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 × 0 0 रहेगा, एम्प्टी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो प्रोडक्ट हो सके इनका, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सके, तो 0 टपल्स इज आंसर। क्योंकि R क्रॉस एस रिजल्ट एम्प्टी रिकॉर्ड सेट इफ ईदर R, हाँ ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना कि R क्रॉस एस हमेशा एम्प्टी रिकॉर्ड दिखाएगा जब इन दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी निकल गया, ठीक है। इफ ईदर R और S रिलेशन विद 0 टपल्स, टपल्स मतलब कि ये जो रोज आ रही हैं वो एक भी रो ना हो, ठीक है, तो इसलिए एम्प्टी है। जॉइंस की बात करते हैं, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या होता है, ये डमरू बनाते हैं इसको, R नेचुरल जॉइन S करा, तो इसका कहने का मतलब है कि ध्यान रखना इसको, ठीक है, क्योंकि आगे फ्रीक्वेंट काम आएगा और फिर बार बार डेफिनेशन ना देखना पड़े, तो समझ लेना एक बार। हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। R क्रॉस S का क्रॉस प्रोडक्ट करा, फिर क्या करा हमने, इक्वालिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ R एंड S। कोई भी इक्वालिटी होगी उसको, इक्वालिटी को ध्यान रखना है क्योंकि नेचुरल जॉइन है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है ये, इक्वालिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ R एंड S। एग्जाम्पल भी समझाएंगे। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, तुमने देखा क्रॉस यूज़ हुआ, सिलेक्शन यूज़ हुआ, प्रोजेक्शन यूज़ हुआ, कुछ याद आया? क्या बोला था मैंने, क्रॉस सिलेक्शन प्रोजेक्शन, तीनों यूज़ होंगे, है ना। तो वही हमारी नेचुरल जॉइन में काम आ रहा है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल देखें, अगर थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे C कॉमन था ना, तो नेचुरल जॉइन क्या निकला, देखो पहले हमने R क्रॉस एस करा, कंडीशन क्या निकली, R.C = S.C। समझ में, मतलब R रिलेशन में C जो एट्रीब्यूट है और S का C जो एट्रीब्यूट है वो दोनों इक्वल है, ऐसी कंडीशन, और उसमें से हमने ABCD ले लिया क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स ले लिए, ठीक है। तो C इज़ कॉमन इन बोथ अबव। तो जब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, C दोनों में कॉमन था, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे यहाँ 5 5 आ रहा है ना, और कहाँ यहाँ भी 5 5 आ रहा है, बाकी कहीं पे आ रहा है क्या, सेम नहीं, सिर्फ 5 5 2 कॉलम आ रहे हैं। तो एक बार बताओ, C को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ही बार C आएगा, क्योंकि दोनों ही 5 5 है, तो 5 लिखा है, ठीक है। तो किन चीज़ों को पकड़ा, एक तो इसको 4 2 5 7, तो यहाँ लिखते 4 2 5 7, फिर नीचे वाले को 3 4 5 7, 3 4 5 7। क्लियर है, दिस इज व्हाट नेचुरल जॉइंट मीन्स। ये देखो ABC दे रखा है और BCDE दे रखा है, ठीक है। तो R क्रॉस एस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैंने क्रॉस करवाया तो मैं बोला सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, तो इवन तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है BC और BC, फिर भी लिखना है ABC फिर BCDE, पूरा ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इसका नेचुरल जॉइन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, R क्रॉस एस लिखेंगे, कॉमनैलिटी क्या है दोनों में, इक्वालिटी क्या है दोनों में, कि B और C दोनों के अंदर है, तो हम ऐसे कह सकते हैं R.B = S.B। और यहाँ पे क्या करा मैंने, कॉमन निकालने की कोशिश की, याद होगा तुम्हें, मैंने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है ना, तुम्हें जब मैं कॉम्पिटेटिव वाला समझा रहा था। और R.C = S.C, तो ये दोनों का हमने क्या करा, इंटरसेक्शन ले लिया, यानी कॉमन पॉइंट्स ले लिए, उसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने सारे एट्रीब्यूट्स के लिए। क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट्स, हाँ अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा तो नेचुरल जॉइन बिटवीन दोज टू रिलेशन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिलेशन, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि
कुछ कॉमन है ही नहीं। अभी तो यहाँ मैंने तुम्हें 2 कॉमन का एग्जांपल दिखाया, 1 कॉमन का एग्जांपल दिखाया। मान लो कुछ कॉमन हो ही ना, तो मान लो ए बी है, यहाँ सी डी है, तो ये नेचुरल जॉइन जो होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं खोलूँगे जब कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड जॉइन आता है कंडीशनल जॉइन। तो यहाँ पे सी आ जाता है बस कंडीशन के लिए, और ये बराबर होता है आर क्रॉस एस। ठीक है, क्रॉस तो कर दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट तो कर दिया, साथ में हमारे पास सिलेक्शन, एक कंडीशन लग गई सी। एग्जाम्पल देखो, आर रिलेशन दे रखा है, एस रिलेशन दे रखा है। अब इसमें क्या होगा कि एक कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी, क्योंकि इसका कहने का सी मतलब ये है कि सी की वैल्यू कुछ होगी। तो यहाँ सी का मतलब है कि जहाँ पे आर डॉट सी ज़्यादा हो एस डॉट सी से। इन दोनों को देखो, आर डॉट सी ज़्यादा हो एस डॉट सी से, तो 5 और 5 बराबर है नहीं, 5 और 5 बराबर है, मगर 8 जो है ज़्यादा है 5 और 7 से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि आर क्रॉस एस करेंगे, और जिस कंडीशन में हमारे पास आर सी ज़्यादा होगा एस डॉट सी से, वही प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट हमने क्या करा, 6 5 8 दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ 6 5 8 और 7 5 लिखा, और दूसरी बार 7 8 लिख दिया। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, नो मीनिंग टू रिमूव वन सी। हाँ, और इस केस में सी को रिमूव मत कर देना भाइयों, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं बनता। वहाँ नेचुरल में तो इक्वालिटी के बेसिस पे करते थे ना, इक्वालिटी बिटवीन कॉमन एट्रीब्यूट्स। यहाँ कोई कॉमन थोड़ी है, यहाँ तो कंडीशन के बेसिस पे है, तो सी और सी को रहने देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर हम थोड़े आउटर जॉइन देख लेते हैं, उसमें लेफ्ट राइट और ये सब आता है। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन में ये ऐसे करके लाइनें 2 आ जाती है लेफ्ट साइड को, तो कुछ नहीं करना, आर नेचुरल जॉइन एस तो है ही, यूनियन कर देंगे रिकॉर्ड ऑफ आर दोज फेल्ड जॉइन कंडीशन। ठीक है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी होंगे जो कंडीशन को फेल कर गए होंगे। ठीक है, और कंडीशन विद नल वैल्यूज इन द रिमेनिंग एट्रीब्यूट, तो उनको तो लिखना ही है आर की साइड से। आर बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड्स ऑफ आर, एस की बात नहीं हो रही, आर क्या है लेफ्ट साइड पे है ना। तो यूनियन रिकॉर्ड्स ऑफ आर जो कि फेल हो गए थे जॉइन कंडीशन में, उनको तो लिखना ही लिखना है। और साथ में अगर एस की बात पूछी जाए, क्योंकि हमें पूरी टेबल भरनी, पूरी एक टपल को भरने के लिए सारे एट्रीब्यूट्स फिल करने पड़ेंगे ना, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ की वैल्यू नल लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर अब देखो, इधर देखो ध्यान से, तो आर लेफ्ट आउटर जॉइन अगर एस करने की कोशिश करें तो क्या आंसर आएगा बताओ। ए बी सी, यहाँ पे सी डी, कॉमन क्या है यहाँ पे देख लो, नेचुरल जॉइन में कॉमन देखते हैं सी है। ठीक है, वैल्यू इक्वल कहाँ आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, तो 2 तरह की 5 वैल्यूज आ रही है, तो 4 2 5 7, 4 2 5 7। तो ये सी एक ही बार लिखा, क्योंकि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 5 5 क्यों लिखना 2 बार। फिर 3 4 5 7, 3 4 5 7। ठीक है, ये दोनों हो गए, मगर ये रह गया ना, और ये तो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट एट्रीब्यूट हमें ये लेफ्ट वाला पूरा लिखना है, रिकॉर्ड्स लिखना है, पूरे टपल लिखना है। तो 6 5 8 लिखा, और साथ में यहाँ नल लिख दिया। ठीक है, होप क्लियर है। एग्जाम्पल दोबारा रिपीट होगा, मैं पन्ना पलट लूँगा, थोड़ा दिमाग में रखना। हाँ, राइट आउटर जॉइन के लिए, राइट में क्या है, सिमिलर है लेफ्ट की तरह, बस वो यूनियन क्या हो जाता है, लेफ्ट वाली राइट वाली साइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 2 5 7 3 4 5 7, तो एक्जैक्टली वही है। अगर यहाँ पे लेफ्ट में क्या बच गया, अगर तुम देखोगे ये ना 5 तो हो गया था, 7 8 बच गया था, याद है, ये राइट में, सॉरी, तो राइट है ना ये, तो हमने राइट में 7 8 लिख दिया, यहाँ नल नल लिख दिया, राइट हो गया। फिर होता है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। यानी अभी तक जो तुमने लेफ्ट में देखा, इतना तुमने लेफ्ट में देखा था, याद होगा, इतना तुमने राइट में देखा था नीचे वाला, अब इन दोनों का यूनियन करके यानी सभी ले लिए। तो एक तरह से हमें समझ में आता है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, मगर ये नल नल आ रहे हैं, ये लेफ्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी राइट की, है ना। तो ये फुल आउटर जॉइन हो गया, यहाँ पे दोनों साइड से तीर निकलता है। नोट देखो, आउटर जॉइन कैन परफॉर्म ओवर कंडीशनल जॉइन ऑल्सो। हाँ, ये कंडीशन भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आउटर जॉइन है तो सिर्फ आउटर जॉइन होगा, या कंडीशन भी आ सकती है कि ऐसा ही लेफ्ट जॉइन लेना जहाँ पे आर डॉट सी ज़्यादा हो एस डॉट सी से। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 8 वाला फिर से आ जाएगा। ये कंडीशन तो मैंने तुम्हें बताई थी, है ना, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था यार, कंडीशनल जॉइन करना पलट, टाइम वेस्ट होता है ना। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि तुम आगे पीछे वीडियो कर सकते हो, तो ये तुम्हारी सहूलियत है। यहाँ देखो, कंडीशनल जॉइन थी, तो मैंने पूछा था ना कि 8 जो है बड़ा है दोनों से, तो ये दोनों तो आ गए थे, मगर मैंने क्या करा, इसी कंडीशन में लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दिया। कहने का मतलब मैंने कंडीशन में लेफ्ट आउटर लगा दिया, तो बचा कौन सा, ये दोनों बच गए। तो इसलिए हमने ये दोनों को लिख दिया, साथ में यहाँ नल नल लिख दिया। ध्यान रखना है, सी 2 बार है, क्यों है तुम्हें पता है। ठीक है, वैल्यूज अलग अलग है, वो क्लियर है। टाइम लो आगे पीछे देखो, कॉपी में लिख के समझो, तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन से समझाते हैं, इजी रहे, मतलब कुछ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, हाँ हाँ करते रहना तुम। ठीक है, आर दे रखा है, एस दे रखा है, रिलेशन है, रिट्रीव ए वैल्यूज ऑफ आर, दोज आर मोर देन सम बी वैल्यूज ऑफ एस। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कि ए वैल्यू रिट्रीव करो जो कि बी से, जो कि एस के सम वैल्यू मोर देन सम बी वैल्यूज ऑफ एस। ये एक टेम्पलेट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जब भी सम लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है, या एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, हमें या तो ये डबल नेचुरल जॉइन लगाना है, या कंडीशनल लगाना है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ओवर कंडीशन हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा है। ओवर कंडीशन यानी सिलेक्शन ऑफ सम कंडीशन थ्रू अ क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो कि हमारे पास आर ये है, ऐसी है। ठीक है, तो एक अभी मैं समझ समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा, आर क्रॉस एस करके देख लिया, ए लिखा मैंने, बी लिखा, तो इसमें क्या करेंगे, ए बी को एक साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 है, फिर ये 15 के साथ होगा 10, फिर 10 25 के साथ, फिर 10 30 के साथ, ऐसे करके 20
2015 के साथ, 25 के साथ, 2030 के साथ, ऐसे करके पूरा जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोज आर मोर देन सम बी वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे ऑल वॉल तो बोल नहीं रहा है कि सभी बी वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कुछ बी वैल्यू से जैसे 10 को देखो, 10 तो किसी से भी ज़्यादा नहीं है, तो 10 को हम कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया? 20 को देखो, 20 जो है कम से कम 15 से तो ज़्यादा है, इवन दो 25 और 30 से नहीं ज़्यादा है, मगर सम बी वैल्यू से तो ज़्यादा है, तो इसलिए 20 वाला कंसीडर होगा, आगे जाके कंसीडर होते रहेंगे सब, है ना। तो एक तुम्हें ओवरव्यू दिया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैंने इन दोनों का क्या करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा, कंडीशन लगाई आर ए ग्रेटर देन एस बी, क्लियर, और उसमें से मैंने प्रोजेक्शन में से ए निकाल दिया, क्योंकि क्या कर रहा है, रिट्रीव करना है ए, क्वेश्चन कह रहे हैं रिट्रीव ए, तो हमने रिट्रीव करा है थ्रू प्रोजेक्शन। या हम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सब तामझाम लिखने से अच्छा आर और एस के बीच में कंडीशनल ज्वाइन कर दो, ठीक है, जिसमें कंडीशन ये रहेगी और रिट्रीव करना है ए। हो क्लियर है? क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ईजी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले रीनेम का भी कॉन्सेप्ट देख लो। रीनेम का भी चक्कर पड़ता है, भले देखने में तुम्हें बहुत खतरनाक लग रहा हो, मगर बहुत बस लिखा ही हुआ है एक तरह से, है ना। रीनेम यूज टू रीनेम टेबल नेम, एट्रीब्यूट नेम। अब रीनेम करे क्यों, मैं जब भी पूछता हूँ किसी से तो कहते हैं कि नाम बड़ा होता है तो लिखने में दिक्कत होती है, रीनेम करते हैं। यहाँ थोड़ी नाम बड़ा है। देखो, जब हम आर क्रॉस एस कर रहे हैं और आगे कंडीशन लगा रहे हैं ना, तो रिलेशन आर का ए एट्रीब्यूट ज़्यादा होना चाहिए एस का बी एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसी टेबल बनेगी जिसमें ए और बी दोनों होंगे, ये आर का ए होगा, ये एस का बी होगा, क्लियर। तो ये तो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं ना, कि मुझे पता है ए जो था वो आर का है, एस, मतलब ये दोनों ईजिली डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं, मगर अगर सेम होता ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे को आर ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना पड़ता। और तुम्हें बता दूं जानने के लिए कि कई बार होता है, बहुत बार होता है ऐसा। क्यों करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम। तो अगर हम आर क्रॉस आर कर दें और कोई कंडीशन लगाएं यहाँ पे, जिसका एट्रीब्यूट, मतलब ये तुम्हें जैसे डेमो दिखाया गया है, नीचे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो कुछ ऐसा आएगा, ए और ए दोनों ही सेम टेबल में आ जाएंगे, और ये भी आर का ए है, ये भी आर का ए है। तो अगर मैं कोई कंडीशन भी लगाऊँ कि आर का ए ग्रेटर देन आर का ए, तो ये तो एम्बिग्यूटी हो गई ना, ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं। समझ में आया? उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ, नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये तुम्हें स्टूडेंट दे रखा है, एस आई डी एस एज, स्टूडेंट नाम से बनाया, उसकी आई डी उसकी उम्र है, इनरोल करा एस आई डी और सी आई डी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम करेंगे कि एस आई डी अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की एस आई डी निकाल दो। तो हम यहाँ पे जब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एस आई डी एज, एस आई डी सी आई डी लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हमें पता है ये एस आई डी किसकी है, बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है कि एस आई डी है स्टूडेंट की एस आई डी, ये एस आई डी है इनरोल की एस आई डी। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे स्टूडेंट की एस आई डी इक्वल है इनरोल की एस आई डी से, हम वो चीज़ निकालेंगे। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो साफ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं एस आई डी लिखूंगा आगे ये तो लिखूंगा ना कौन से रिलेशन से ले रहा हूँ, तो ये तो ईजिली समझ में आ रहा है, तो नो एम्बिग्यूटी, तो रीनेम करना नॉट रिक्वायर्ड, सो रीनेम नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मगर क्वेश्चन में मान लो स्टूडेंट ही दे रखा होता और मुझे कुछ एज का कंपैरिजन करना होता, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मैं क्या करता, स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट करता, स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन स्टूडेंट की एज, तो ऐसा करके बनता। तो एस आई डी दोनों सेम हो गए, अब ये दोनों सेम यूज़ किए रिलेशन के, दैट इज ऑफ स्टूड, तो स्टूड डॉट एज ग्रेटर देन स्टूड डॉट, तो ये तो सेंस नहीं बना ना, ये तो इनवैलिड एक्सप्रेशन हो गई, है ना, एम्बिग्यूटी आ गई इस वजह से। दैट्स वाई वी यूज़ रीनेम कन्वेंशन। रीनेम कैसे करते हैं, या तो टेबल का नाम ही बदल दो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम टेम्प रख देते हैं, तो जो ऊपर वाला स्टूडेंट था जिसमें एस आई डी और एज था, उसमें सिर्फ टेम्प का नाम हो जाएगा और एस आई डी और एज, तो ईजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट डॉट एज ग्रेटर देन टेम्प डॉट एज होगा तो ईजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, तो रीनेम कर दो टेबल को, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका रीनेम कर दो एट्रीब्यूट्स को ही, कि हम एस आई डी को आई बोल देते हैं और एज को ए बोल देते हैं। ठीक है, ये रीनेम वाला है, समझ ध्यान से देखना, पुराना वाला तो हमने रहने दिया, रीनेम वाला हमने बनाया जिसमें स्टूड नाम के टेबल में आई, मतलब स्टूड ही रहेगा, ये कैपिटल आई हो गया, ये एस आई डी की जगह पे आई लिख दिया हमने, एज की जगह पे ए लिख दिया। ठीक है, अब भी डिफरेंशिएट हो सकता है इजीली, है ना। तो कोई भी तरीका अपना सकते हो, या तो तुम पर्टिकुलर कर लो, या तुम में जितने भी एट्रीब्यूट्स है ना, जितने भी एट्रीब्यूट जैसे ए बी सी डी यहाँ लिखा हुआ है, इन सब का नाम बदल के कॉमा कॉमा सेपरेट कर दो, कैसे मैं नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं फटाफट। देखो कुछ था क्या उसमें, बस कहानी तो थी, और ये तुम्हें बेसिक है, मतलब कॉमन सेंस टाइप। अब तुम्हें एक एम्प्लॉय दे रखा है, उसकी एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, उसकी सैलरी, उसका जेंडर दे रखा है, मुझे फीमेल एम्प्लॉय रिट्रीव करना है, उनकी आईडी को, ध्यान रखना, फीमेल एम्प्लॉय की आईडी को रिट्रीव करना है। जब भी रिट्रीव बोला जाए ना, तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, आईडी बोले तो आईडी रिट्रीव होगी, समझ में आया। प्रोजेक्शन में जब भी बोला जाए रिट्रीव, तो जैसे यहाँ पे रिट्रीव करवाया था तुमसे मैंने ए, है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल देखना तो। ठीक है, तो अब देखो उनकी आईडी को रिट्रीव करना है जिनकी सैलरी ज़्यादा है लड़कों की सैलरी से। ठीक है, ऐसी ऐसी महिलाएं की आईडी बताओ मुझे जिनकी सैलरी ज़्यादा है लड़कों की सैलरी से, और लड़कों की कैसी, सम मेल एम्प्लॉय। जब भी मोर मोर मतलब तुम्हें पता है ग्रेटर देन, सम जब भी आता है, सम लिखा हुआ आता है, एनी लिखा होता है, एटलीस्ट वन लिखा हुआ आता है, कंडीशनल जॉइन लगाते हैं। ठीक है, कंडीशनल जॉइन। तो मान लो एम्प्लॉय ये है, एम्प्लॉय ये है, इसमें सैलरी इसकी ज़्यादा है, महिला है, जेंडर इसका फीमेल है, जेंडर इसका मेल है, तो ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, हमने जेंडर को क्या करा, सेपरेट कर दिया। तो मैंने सेलेक्ट करा एम्प्लॉय में से जेंडर जिसका मेल हो, सेपरेट हो गया। मैंने सेलेक्ट करा एम्प्लॉय में से जेंडर जिसका फीमेल हो, सेपरेट हो गया। समझ में आया? अब मेरे को कंडीशन चेक करनी है जिसकी सैलरी जो हो वो ज़्यादा हो सामने वाले से, मगर ये दिक्कत ये हो गई कि दोनों ही एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी, इसलिए मैंने रीनेम करा। समझ में आया? थोड़ा सोचोगे ना, ऊपर वाले जो एग्जांपल समझाए मैंने उनको दिमाग में रखोगे तो समझ में आएगा मैंने रीनेम अब क्यों करा। क्या मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करने में कोई रीनेम करने की जरूरत थी, जो मेल है भाई वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो फीमेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा, मगर यहाँ पे जरूरत पड़ गई क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है,
अभी मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया, एक्चुअल में ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमने क्या करें, यहाँ पे रीनेम कर दिया हमने। ये है दूसरा तरीका। एक तो रीनेम करने का तरीका कि स्पेसिफिक चीज़ को हम रीनेम करें, या हम रीनेम कर सकते हैं पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को। तो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, तो मैंने ईआईडी की जगह आई लिख दिया, सैलरी की जगह एस लिख दिया और जेंडर की जगह जी लिख दिया। ठीक है, तो हमारा नया जो कॉलम बनेगा जब इन दोनों का क्रॉस होगा, तो ईआईडी, सैल और जेन तो पहले से ही थे, साथ में आई, एस और जी आ जाएंगे। तो ये जेन में फीमेल होगी, इसमें मेल होगा कैपिटल जी में। तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे, साथ में हमारे पास क्या है, सिलेक्शन क्या है, जिसकी एस सैल बड़ा हो कैपिटल एस से, है ना, कंडीशन थी ये। और उसमें प्रोजेक्ट कर देंगे ईआईडी। इसी को दूसरा तरीका लिखने का कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, पेन का, यहाँ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया फीमेल को, सेलेक्ट कर लिया मेल को, इसमें मेल रीनेम करा क्योंकि दोनों एम्प्लॉय टेबल के थे, और यहाँ मैंने कंडीशनल लगा दी। यानी ये जो लिखा है ना, प्रोजेक्शन फिर क्रॉस, इन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कंडीशनल जॉइन, जहाँ पे सैलरी बड़ी है, सेल बड़ा है, यानी वुमेन की सैलरी ज़्यादा है मेल की सैलरी से, वहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया हमने ईआईडी को। ये था सिंपल सा। अगली बार से हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, समझ में आ रहा है तो। ये घबराओ मत, ये आखिरी पेज है, और आखिरी पेज मतलब ख़त्म है आज का, ठीक है। तो यहाँ देख लो, क्वेश्चन आता है कि अगर एम्प्लॉय टेबल है, उसमें ईआईडी, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर लिख रखा है, तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी निकालनी है जिसकी सैलरी ज़्यादा है, सैलरी ऑफ सम डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉय, मतलब डिपार्टमेंट 5 जिनका है ना, उसकी सैलरी से ज़्यादा है, तो मेरे को उनकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो एक तरीका डायरेक्ट आंसर लिखने का, दूसरा तरीका समझाने का या इन डेप्थ समझने का, ठीक है। तो मोर मतलब तो तुम्हें बता दिया मैंने, ग्रेटर देन, सम मतलब कंडीशनल जॉइन लगेगा। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए तुम्हें दिखा दिया कि ये तुम समझने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है तुम डायरेक्टली बना पा रहे हो तो अच्छी बात है। एम्प्लॉय है, उसमें ईआईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर है, ये भी एम्प्लॉय, ईआईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर है। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5, सैलरी 10 20 30 40 50, डिपार्टमेंट नंबर 4 5 4 5 4 5। सिमिलरली यहाँ पे वही लिखा, ठीक है। तो पहले पहले यहाँ देख लो, क्योंकि बोल रहे सम डिपार्टमेंट 5, तो यहाँ डिपार्टमेंट 5 को सेलेक्ट कर लूँ मैं, तो सिर्फ 5 सेलेक्ट हो रहे, तो मैंने क्या करा, ये 4 वाले सब काट दिए, सिर्फ इन दोनों को ही रहने दिया। इसमें से भी क्या दिख रहे हैं, सिर्फ सैलरी देख रहे हैं, तो मैंने सैलरी को गोला लगा दिया। तो यहाँ मेरे को 5 डिपार्टमेंट वाले की सैलरी 20 दिखी, यहाँ 5 वाले डिपार्टमेंट वाले की 40 दिखी। अब जरा कंपेयर करो, इसी से। इसकी सैलरी तो 10 है भाई, काटो इसको, मेरे को सैलरी ज़्यादा चाहिए, है ना, इसकी 20 है, मेरे को काटो भाई, ये भी नहीं चाहिए। 30 है इसकी सैलरी, हाँ, एक से तो ज़्यादा है कम से कम, ठीक है, 40 है, ठीक है, 20 से तो ज़्यादा है कम से कम, 50 है, ये तो दोनों से ज़्यादा, ठीक है। तो देख लो ये 3 निकल के डेटा। कहाँ कैसे पहुँचेंगे हम यहाँ तक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट नंबर 5 की एम्प्लॉय करी, एज यू ऑलरेडी नो कि दोनों ही हमारे सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक को रीनेम करेंगे। तो डिपार्टमेंट 5 हमने सेलेक्ट करे, उसके बाद हमने रीनेम कर दिया कॉलम को, ईआईडी को एस कह दिया, सैल को कैपिटल एस कह दिया, सॉरी ईआईडी को आई कह दिया, सैलरी को एस कह दिया, डिपार्टमेंट नंबर को डी कह दिया, और रीनेम कर दिए कॉलम्स को। और फिर ऐसी कंडीशन लगाई हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो डायरेक्टली लिखा हूँ मैं, जहाँ पे सैल दैट इज नॉर्मल सैलरी ग्रेटर देन डिपार्टमेंट 5 नंबर वाले की सैलरी दैट इज कैपिटल एस, और उसमें से क्या चाहिए, रिट्रीव करना है ईआईडी को, तो ईआईडी रिट्रीव हो रहा है, समझ आया, ठीक है। अब तक ये था अभी तक का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, अब ये इजी क्वेश्चन। तो अब ये रिट्रीव करना है एसआईडी वूज एज मोर देन एज ऑफ सम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तो स्टूडेंट लिखो, डिपार्टमेंट का डिप लिखो, कंडीशनल लगा दो, स्टूडेंट की एज, क्योंकि बोल रहे हैं एज ज़्यादा होनी चाहिए डिपार्टमेंट की एज से, और हमें क्या चाहिए, रिट्रीव करना है एसआईडी। तो देखो यहाँ तो रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह हमारा काम चलता है, होप समझ में आ गया हो। चलो फिर बाय।